जो HLA मॉलिक्यूल है, HLA मॉलिक्यूल हमारी सेल्स का एक आई कार्ड है, समझो। HLA जो है वो हमारी सेल का एक आई कार्ड है। जैसे ही इम्यून सिस्टम आता है, हर सेल को चेक करता है इम्यून सिस्टम। दिखा, जैसे इम्यून सिस्टम सेल को मारने आता है, सेल आई कार्ड निकाल के दिखाती है HLA। अब स्पेशली टी सेल्स जो होती हैं, सब जानते हैं टी सेल्स जो होती हैं वो जो है उनका काम ही क्या है कि मारना दुश्मन को। अब अगर तुम्हारे पास HLA फेवरेबल है तो वो तुम्हारी सेल को बचा लेगा। कि हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट गया क्यों रीजन क्या था? नॉर्मली होता क्या है, ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज आता है तो ऐसे समझो कि जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड एक तरह से सड़कें हैं, उन सड़कों पे ग्लूकोज नाम का आदमी चल रहा है। अब 140 आदमी तक कोई दिक्कत नहीं है, 200 आदमी तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा जैसे हो जाएगा तो सेल्स के अंदर एक ताला है, वो ताला खुलेगा। वो ताला कब खुलेगा? वो ताला तब खुलेगा जब इंसुलिन नाम की चाबी लगेगी। अब इंसुलिन नाम की चाबी उस ताले को खोलेगी और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको कहेगी आजा आजा अंदर आजा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक नॉर्मल आदमी में इंसुलिन की चाबी लगी, ताला खुला और एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल में चला गया। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है H+4T। H क्या था? हाइपरग्लाइसेमिया। 4T मैंने आपको बताया ही है, ये आपने बता दिया। फिर आपने कहा इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर, फिर आपने कहा इट्स रिलेटेड टू इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो डिसफंक्शनिंग, ये इम्यूनल डिसऑर्डर है ये। नमस्ते, पिछली क्लास में हमने बात की थी डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटस की बात जब हुई थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे ब्लड शुगर बढ़ जाता है, क्या रोल होता है इंसुलिन का, इसीलिए उसको हमने कहा था डायबिटीज बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अपन एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि टाइप 1 जो है उसके अंदर अगर थोड़ा डिटेल में देखना हो तो क्या क्या चीजें टाइप 1 डायबिटीज में हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो काम की बात जो आ रही है वो नोट कर लेना, स्पेशली जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी ये वाले स्टूडेंट हैं, ये जरूर अच्छे से नोट कर लेना इस चीज को। तो अब देखो IDDM, पहली चीज यहीं से शुरू हो जाती है। IDDM जब भी कभी आए तो ये आ भी सकता है और आप आंसर लिख रहे हो तो उस टाइम भी ये आप बताओगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। IDDM बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसको बोल देते हैं IDDM, यानी वो वाली डायबिटीज जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है। डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है का मतलब यहां पे है इनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, पेशेंट जो है वो बिना डायबिटीज में, बिना इंसुलिन के वो जिंदा नहीं रह सकता। मेडिसिन के नाम पे सबसे एसेंशियल मेडिसिन डायबिटीज टाइप 1 के अंदर जो होती है वो इंसुलिन चलता है। अच्छा, कई बार इसी डायबिटीज को बोल देते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल इसलिए बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सी डायबिटीज है जो चाइल्डहुड से हो सकती है। तो आपको क्या बोलना है कि चाइल्डहुड से मैक्सिमम जो होती है वो टाइप 1 होती है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो टोटल जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये टोटल डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के टोटल पेशेंट्स में से ऐसा अब तक पूरी दुनिया का तो किसी ने सर्वे किया नहीं है। देखो 800 करोड़ लोग हैं, कोई कर भी नहीं सकता। उनमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज इस लेवल पे नहीं है कि आप उनको जाके और सर्वे कर सको। बट जो डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका डेटा अगर हम लें और एक ऑन एन एवरेज निकालें तो ऐसा माना जाता है कि 4 से 7% तक जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 के होते हैं, है ना। तो ये DMT1 मतलब डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 के होते हैं। और डायबिटीज टाइप 1 का मतलब मैं ये बता ही चुका, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस का मतलब ब्लड शुगर की बात हम कर रहे हैं कि ठीक है। अब जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 है वो 4 से 7% है, बाकी सारे के सारे जो है ऐसा माना जाता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के पेशेंट होते हैं। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आप बात करोगे, वाइवा में बैठे हो या मान लो किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपसे पहली बात यही पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इट इज। तो आपको अपना आंसर शुरू कैसे करना है? आपको बोलना है कि 2 बातें आपको जरूर बोलनी है। एक आपको बोलना है इट इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, कि भाई ऐसी बीमारी है जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से होती है। दूसरी बात आपको जो जरूर से करनी है वो करनी है इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सी बीमारी को बोलते हैं? सब जानते होंगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम मतलब हमारा वो सिस्टम जिसका काम था बीमारियों से लड़ना, हमारी बॉडी के सोल्जर्स, वो मिसगाइड हो जाए किसी वजह से और वो हमें ही मारने लग जाए। तो ऐसी हर एक डिजीज जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है। एलर्जी ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसी के अगर डायबिटीज हो रखा है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है। और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखें या वाइवा में बता रहे हो तो ये बात जरूर बतानी है, इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर विच इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने यहां तक ये समझ लिया। अच्छा, एक और बात यहां पे याद रखना
ये ब्लू कलर में रिंग जहां भी दिखे, ये बहुत काम का है, ब्लू कलर में जो रिंग बनती है, दिस इज सिंबल ऑफ डायबिटीज मेलिटस। दुनिया भर में डायबिटीज का सिंबल, डायबिटीज मेलिटस का सिंबल यही वाला है, एक ब्लू कलर की रिंग होती है। ब्लू कलर की रिंग क्यों बनाई? ये एक सिंबल है काइंड ऑफ यूनिटी, कि कैसे कि सब एक हैं, जैसे आकाश सबको बांध के रखता है, ऐसे डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक काइंड ऑफ यूनिटी, कि हाँ आप भी हमारा ही हिस्सा हो, उनको कम्युनिटी से अलग नहीं करना है। ये चीजें जो है इनको लेते हुए थीम को, और ये रिंग बनाई गई कि डायबिटीज मेलिटस का सिंबल, यानी डायबिटीज का सिंबल कोई पूछ ले क्या है तो आपको कहना है ब्लू कलर की रिंग जहां भी दिख रही है वो डायबिटीज का सिंबल है। एक डे भी डेडिकेटेड है 14th ऑफ नवंबर। 14th ऑफ नवंबर जो है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। अच्छा, डायबिटीज कैपिटल की बात आती है तो उन कंट्रीज को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है जहां सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के मिलते हैं। तो राइट नाउ नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात मैं करूं तो उसके हिसाब से इंडिया जो है, इंडिया को बोला जाता है डायबिटीज कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ये इंडिया को बोला जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब बात जब आती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और डायबिटीज है, भाई डायबिटीज हो कैसे गया, कैसे किसी को शुगर हो गई, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो कोई भी आदमी दुनिया का है, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था बेसिक्स, कि भाई खाना खाता है आदमी, खाना खाता है, उसका डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन होने के बाद खाने में सबसे काम की चीज क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है, ये ब्लड है, ब्लड में मिक्स हो गया ग्लूकोज, और ब्लड में एक मीटर लगा हुआ है। ऐसा कोई मीटर है नहीं, हमने समझने के लिए लगाया है। ब्लड में एक मीटर लगा हुआ है, ये जो मीटर है ये कह रहा है कि भाई खाना खा रखा है कि हाँ, तो खाना खाने के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद तक 140 से 200 तक अगर ग्लूकोज है ब्लड के अंदर तो वो ठीक है, ओके मान रहे हैं उसको कि ठीक है इतना हो सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया तो एक कंडीशन आ जाएगी जिसे कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये बात सब जानते होंगे, नहीं जानते तो काइंडली एक्सक्यूज मी, बिकॉज मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, तो एक्सक्यूज मी वाई कि मैं आपका टाइम हो सकता है आपको लगे कि अरे इतना बेसिक बताने की कहां जरूरत है। साइंस में, मेडिकल साइंस में कहीं भी हाइपर और हाइपो आ रहा है तो अपने को ध्यान रखना है 3 चीजें होती हैं। एक होता है नॉर्मल लेवल, कोई भी चीज की नॉर्मल वैल्यू होती है एक, फिर उससे कम अगर हो जाए, लेस देन नॉर्मल, तो उसको साइंस में बोलते हैं हाइपो। और अगर कोई चीज मोर देन नॉर्मल हो जाए तो उसको साइंस में बोलते हैं हाइपर। जैसे कोई आदमी कई बार गुस्सा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, क्यों हाइपर हो रहा है भाई तू, तो ये क्या है कि नॉर्मल से हाई एनर्जी लेवल में चला गया। कई बार आदमी लो फील करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई क्यों हाइपो हो रखा है, ये तो नहीं बोलते ना, आज से बोलना शुरू कर दो, कम है हाइपो, ज्यादा है हाइपर, ठीक है। इसी वजह से हाई बीपी होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन पेशेंट, लो बीपी वाले को यस हाइपोटेंशन पेशेंट। तो यहां पे 2 टर्म आएगी, एक आएगा नॉर्मल ग्लाइसीमिया, नॉर्मलोग्लाइसीमिया। नॉर्मलोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड, ये पूरी की पूरी बात ब्लड की चलेगी, ब्लड में वो नॉर्मलोग्लाइसीमिया है। नॉर्मलोग्लाइसीमिया कहां तक होता है मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड के अंदर, ठीक है। अब इससे कम अगर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, यानी लेस देन नॉर्मल। और इससे ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी मोर देन नॉर्मल। तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए आपको कि भाई डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डायबिटीज का जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट का एम क्या होता है। तो आपको कहना है, पहली बात तो जैसे ही आपसे सवाल पूछेगा आपको कहना है सर डायबिटीज जो है उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर डायबिटीज। अच्छा, तो फिर यहां क्या आएगा कि हम इसको कोशिश करते हैं मैनेज करने की। देयर इज ओनली वन थिंग अवेलेबल इन साइंस सो फार द डे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, इसका सिर्फ मैनेजमेंट अवेलेबल है। चलो फिर सवाल घुमा दिया उन्होंने कि बताओ डायबिटीज जो है, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसका मैनेजमेंट का एम क्या होता है।
कि उसका पर्पस क्या होता है, उसको आप जो दवाइयां खिला रहे हो उसका, तो आपको आंसर क्या देना है कि पेशेंट जो है वो किस फेज में है, पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया को हमें मेंटेन रखना है किसमें, नॉर्मलोग्लाइसीमिया में। अब हो सकता है दिमाग में यह आए कि सर नॉर्मल हो सकता है क्या, तो इसीलिए मैंने कहा हमें मेंटेन करने की कोशिश करनी है कि वो पेशेंट नियर नॉर्मलोग्लाइसीमिया रहे। ठीक है, यही किसी भी तरह के डायबिटीज के ट्रीटमेंट का कह तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलो, अदरवाइज ज्यादा सही बात मैं अगर करूं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट का एम होता है कि उसको पेशेंट को मैनेज करना है हमको नॉर्मलोग्लाइसीमिया के आसपास। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ठीक है डायबिटीज का मतलब हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है साहब, अब बात तो ये आ रही है कि हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट गया क्यों, रीजन क्या था। नॉर्मली होता क्या है, ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज आता है तो ऐसे समझो कि जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड एक तरह से सड़कें हैं, उन सड़कों पे ग्लूकोज नाम का आदमी चल रहा है। अब 140 आदमी तक कोई दिक्कत नहीं है, 200 आदमी तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा जैसे हो जाएगा तो सेल्स के अंदर एक ताला है, वो ताला खुलेगा। वो ताला कब खुलेगा, वो ताला तब खुलेगा जब इंसुलिन नाम की चाबी लगेगी। अब इंसुलिन नाम की चाबी उस ताले को खोलेगी और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको कहेगी आजा आजा अंदर आजा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक नॉर्मल आदमी में इंसुलिन की चाबी लगी, ताला खुला और एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल में चला गया। सेल में जाते टाइम इंसुलिन ने उसको पैक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका। लेकिन यहां सवाल आता है कि अगर ये प्रोसेस नॉर्मल चल रही थी तो पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज क्यों हुआ, और टाइप 1 डायबिटीज क्यों हुआ, और उस पेशेंट की लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट क्यों हो गई, ऑन व्हाट, कि उसकी लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई किस पे, इंसुलिन पे। तो ऐसा क्या हुआ, तो अब इसको फाइंड आउट अपने को करना है। तो देखो सीधी सी बात करते हैं, जो आदमी है उस आदमी की बॉडी में मैंने बताया था स्टमक है, और स्टमक के पीछे की साइड बैठा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। अब ये जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज के अंदर होते हैं छोटे 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 सेल्स के झुंड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कहां पे होते हैं सेल्स के झुंड, तो पेनक्रियाज में होते हैं, और इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जूम करो, इसके अंदर जूम करो। जूम का मतलब माइक्रोस्कोप लगा के देखो, इसमें से सैंपल निकाला हमने, निकाल के इसको स्लाइड बना ली, अब इसको जूम कर रहे हैं। जूम कर रहे हैं तो इसमें 3 तरह की सेल दिख रही हैं। कौन कौन सी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, फिर सुन लो। अल्फा सेल्स जो हैं उनसे निकलता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, आज इसी की बात करने वाले पूरे इसके अंदर, और डेल्टा सेल जो होती है इनसे निकलता है सोमेटोस्टेटिन, जिसका काम होता है अल्फा और बीटा का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। अब जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स में जूम किया मैंने पहले पेनक्रियाज में जूम किया, क्या मिला, पेनक्रियाज में जूम किया तो मिले आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके अंदर जूम किया तो मेरे को मिली अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। अब जो बीटा सेल है मैंने उसके अंदर जूम किया, बीटा सेल में जूम किया तो क्या था, बीटा सेल्स के अंदर एक आदमी लोहे से पीट पीट के चाबी बना रहा था। कौन सी चाबी, जिसका नाम हमने दिया इंसुलिन। ये आदमी पीट पीट के चाबी बना रहा है और चाबी का नाम है इंसुलिन। देखो इसका बच्चा यहां पे बैठा है ऐसे, जैसे देखा है लोहार के यहां पे ऐसे वो एक कूटता रहता है ऐसे लोहे को, बच्चा जो है वो पकड़ के बैठा रहता है, तो यहां पे ये चल रहा था। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब इंसुलिन कहां बनता है, तो आपको याद रखना है इंसुलिन बीटा सेल्स में बनता है। ठीक है, और ये चाबी जो है मैंने अभी बताया था, ये चाबी ही तो वो चाबी है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल्स के अंदर घुसाती है, सेल्स के अंदर घुसाती है। अब हम गए इन्वेस्टिगेशन करने एक ऐसे पेशेंट की जिसकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा था। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल हाई आ रहा था, तो उसकी सेल्स के अंदर, अब यहां पे ये एक हेल्दी पेशेंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं हेल्दी पेशेंट। पेशेंट भी क्यों लिखेंगे, हेल्दी पर्सन, जब हेल्दी है तो पेशेंट कहां से हो गया वो। तो देखो हेल्दी पर्सन की जो पेनक्रियाज है उसमें जूम किया तो मेरे को मिला आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जूम किया, मेरे को मिली बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में जूम किया तो मेरे को दिखा एक आदमी ऐसे पीट पीट के लोहे को और उससे इंसुलिन नाम की चाबी बना रहा है। लोहे का मैं यहां पे मजाक कर रहा हूं, इंसुलिन बन रहा है यहां पे, किसमें, बीटा सेल्स में। अब मैं बात कर रहा हूं उस पेशेंट की जिसके डायबिटीज टाइप 1 हो चुका है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 का पेशेंट है। अब इसके पेनक्रियाज में जब मैंने जूम किया, इसके पेनक्रियाज में जब मैंने जूम किया तो इसके भी आइसलेट के लैंगरहैंस थे, वो लैंगरहैंस के आइसलेट्स थे, फिर इसमें भी बीटा सेल्स थी,
लेकिन इसकी बीटा सेल्स में जब मैंने जूम किया तो मेरे को इसकी बीटा सेल्स में क्या दिखा कि जो आदमी चाबी बना रहा था वो तो मरा पड़ा है। दैट मीन्स व्हाट, कि इसकी बीटा सेल्स मरी पड़ी हैं। और वो बच्चा रो रहा था कि मेरे यहां तो इंसुलिन ही नहीं बन रहा। तो मतलब जो पेशेंट है, उस पेशेंट में जो मैंने आपको समझाया था कि इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो मैं अब क्या बोल सकता हूं, मैं अब ये बोल सकता हूं कि जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है, उसमें क्या होता है, जो पेशेंट की बीटा सेल्स होती हैं, दे डोंट प्रोड्यूस व्हाट, इंसुलिन। वो इंसुलिन हार्मोन बनाती ही नहीं है। ठीक है साहब, हमें ये पता लग गया। और अब अगली चीज हमें पता लगानी है कि वाई। अब वो पेशेंट आ गया, वो आपसे पूछ रहा है मेरे को तो ये समझाओ कि क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था, मैंने ऐसे कौन से पुराने जन्म का प्रारब्ध मेरे साथ चल रहा है कि मेरे अभी भी जो है ये बीटा सेल्स जो है इंसुलिन नहीं बना रही है, कि क्यों। तो हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, और आंसरेबल तो है साइंस। अब आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बैठे हैं ऐसे और बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं कि यार हुआ कैसे, बीटा सेल मरी पड़ी है। कैसे मरी बीटा सेल, बीटा सेल का बच्चा रो रहा है कि डैडी मर गए, हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों इंसुलिन नहीं बन रहा इसके अंदर। तो इस पेशेंट को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। इसको स्टडी किया तो इसमें और नॉर्मल बंदे में एक फर्क पता लगा कि जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा तो ये चाबी टूटी हुई है, चाबी टूटी हुई है तो सेल का वो ताला ही नहीं खुलेगा। कौन सा ताला, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अंदर ले रहा था। तो इस पेशेंट के ब्लड में क्या भरा पड़ा है, ग्लूकोज भरा पड़ा है पूरी तरह से। अब ब्लड में ग्लूकोज जब ज्यादा भर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब जैसे ही हमने देखा कि साहब एक्स्ट्रा ग्लूकोज इकट्ठा हो गया बॉडी में, और कितना हो गया कि 200 से ऊपर इकट्ठा हो गया, और हमने इसको नाम दे दिया हाइपरग्लाइसेमिया। अब ध्यान से सुनना, हाइपरग्लाइसेमिया होते ही बॉडी कोशिश करेगी कि एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज चला जाए किसमें, सेल्स में। सेल्स कहेंगी मैं ले लूंगी, मना नहीं कर रही आपके ग्लूकोज को लेने से, ये ताला खोल दो। और ताला कौन खोलेगा, चाबी। चाबी का नाम है इंसुलिन, चाबी बनाने वाले का नाम है बीटा सेल्स, और इस पेशेंट की बीटा सेल्स मर चुकी हैं। अब कैसे, बिना चाबी के तो काम चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद इस पेशेंट में नई चाबियों के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। मतलब इस पेशेंट को हमें देने पड़ेंगे बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन। अब जो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देते हो वो कुछ घंटे काम करता है। तो जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया वो ताला खुला, जैसे ही वो ताला खुला ग्लूकोज सेल्स ने अंदर ले लिया। पेशेंट जो है वो देखेगा, चेक करेगा, अरे वाह मेरी शुगर तो कम हो गई। अब जैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा ये चाबियां घिस जाएंगी, फिर से ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होना शुरू, फिर से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ये ताला फिर नहीं खुलेगा, फिर से उसके इंजेक्शन लगाओ। अब होगा क्या, यहां पे फाइंड आउट करो कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो इसको जब फाइंड आउट करने के लिए हम आएंगे, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, अब ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा हो गया, सेल्स में ग्लूकोज जा नहीं रहा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। अब उस ग्लूकोज को बाहर कैसे फेंकेंगे। तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को पता है ये ग्लूकोज हमारे लिए अच्छा नहीं है, इतना ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए, या तो ये सेल्स में हो या इसको बाहर फेंको। तो हमारे पास दो मजदूर हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, जिनको किडनी बोलते हैं। अब किडनी को काम पे लगा देगा, एक काम करो, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको बाहर फेंको। ये किडनी की सेल्स हैं, बाल्टियां भर भर के ग्लूकोज बाहर फेंकेंगी। तो यहीं से डायबिटीज का पहला लक्षण आएगा, टॉयलेट, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, पॉलीयूरिया, बार बार सुसु आएगा आदमी को। क्यों, बॉडी कोशिश कर रही है कि ग्लूकोज को बाहर फेंको। एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस काम का है हमारे। अब जब बार बार आप बॉडी से सुसु बाहर निकलेगा, टॉयलेट बाहर निकलेगा, तो सिर्फ ग्लूकोज बाहर नहीं निकलेगा, पानी भी तो निकलेगा। अब पानी बाहर जाएगा तो दूसरा सिम्टम क्या आएगा, बार बार प्यास लगेगी। तो सेकंड टी होता है थर्स्ट, आदमी प्यासा रहेगा, थर्स्टी। ठीक है, फिर उसके बाद अब दो चीजें हो गई कि ठीक है ग्लूकोज जो है सेल्स के पास है ही नहीं, ग्लूकोज ब्लड के अंदर घूम रहा है, काम सेल्स से हो रहा है। अब सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, तो अब सेल्स क्या करेंगी भाई, सेल्स एकदम से कमजोर महसूस करेंगी। तो तीसरा टी आएगा, टायर्डनेस, आदमी थकान रहेगी आदमी को। तो जिन आदमियों की डायबिटीज होती है उनको थकान रहने लग जाती है। अब सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा घूम रहा है, लेकिन ब्लड में घूम रहा ग्लूकोज काम का नहीं है। काम का तब है जब सेल्स में जाएगा। सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है, तो सेल्स को तो काम करना है, जितना भी काम करना है उसके लिए अब सेल्स दूसरी चीजों को काम में लेगी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो हमारा जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी के सोर्स 3 होते हैं मेन।
एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो बॉडी तोड़ेगी फैट को, बॉडी तोड़ेगी प्रोटीन्स को। तो अब बॉडी फैट और प्रोटीन से क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी। बॉडी का मतलब सेल्स। तो अब सेल्स जब फैट से और प्रोटीन से एनर्जी बनाना शुरू करेगी तो होगा क्या? जहां जहां फैट था, जहां जहां प्रोटीन था, अब वो खर्च हो रहा है। तो पेशेंट जो है वो थिन हो जाएगा। थिन का मतलब पतला हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। ये सारे सिम्टम डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज के। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लड शुगर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब कोई पूछे कि डायबिटीज वाले को बार बार यूरिन क्यों आता है? मेरे एक स्टूडेंट से वाइवा के अंदर पूछा था, यूं बता के मजे आ गए उसको। वो बोला सर एग्जामिनर को मजा आ गया, ठीक है। पैरामेडिकल्स में तो स्पेशली तुमको मजा आ जाएगा, नर्सिंग वाले हो या ये वाले हो तो तुम अच्छे से बस इसको एक बार सुन लो ध्यान से चीज को, ठीक है। अब उसको टॉयलेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्यास क्यों लग रही है बार बार। अब आपको जब आप आंसर लिख रहे हो तो वर्ड आपको टेक्निकल यूज करना है। यू विल रिमेंबर इट लाइक के 4 T's ऑफ डायबिटीज, बट टॉयलेट लिख के बाजू में पॉलीयूरिया, यहां पे टी थर्स्ट लिख के पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगने को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो टी 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 4 T याद है, डायबिटीज के सिम्टम्स हो गए। अब ध्यान से सुनो बात। अगली बात क्या आती है कि पेशेंट जो है उसके ब्लड में भरा पड़ा है ग्लूकोज। देखो ये पेशेंट है, इसके ब्लड में ग्लूकोज भरा पड़ा है। अब इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती, इस पेशेंट के चोट लग गई, जल्दी से चोट ठीक नहीं हो सकती। क्यों? इसका रीजन है जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा भरा पड़ा है तो होगा क्या? इसके कहीं भी कट लगाओगे, सर्जरी में कट ही तो लगाओगे, या कहीं कट लग गया या कहीं चोट लग गई तो होगा क्या? जैसे ही चोट लग गई तो इस पेशेंट के चारों तरफ जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड दिखेगा। क्यों? इसके ब्लड में ग्लूकोज औरों से ज्यादा है। और कई तो अंकल आंटी ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, आज बेटा लड्डू खा लिया था, कंट्रोल रहा नहीं, तो आज शुगर 400 हो रखी है मेरी, ठीक है, आज 350 हो रखी है। बहुत होते हैं ऐसे। अरे कुछ नहीं होता, आज मीठी चाय पियेंगे, चलो अब पीली चाय, शाम को चेक करा रहे हैं शुगर आ रही है 350, ठीक है। फिर वो हाँ बेटा ऐसा हो गया था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम अगर एक बैक्टीरिया होते और तुम जा रहे हो खाना खाने, तुम कौन से ब्लड पे टूट के पड़ते? कम ग्लूकोज वाले पे या ज्यादा वाले पे? ऑब्वियसली ज्यादा वाले पे। तो इनके ग्लूकोज पे अटैक ज्यादा करेगा बैक्टीरिया। इसलिए जब तक इनका हाइपरग्लाइसीमिया, अब देखो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जब तक इनका हाइपरग्लाइसीमिया मैनेज होके नॉर्मलोग्लाइसीमिया की रेंज में नहीं आ जाएगा तब तक इनकी सर्जरी नहीं करते डॉक्टर्स, जल्दी से इनकी सर्जरी नहीं करते, है ना। तब तक इनकी चोट भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, और ठीक है अपने को समझ आ गया कि बीटा सेल्स मर गई। तो अब कोई पूछे कि बताओ डायबिटीज मेलाइटस जो है वो क्या होता है? कि साहब डायबिटीज मेलाइटस, सिंपल सी बात है, डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है H+4T। H क्या था? हाइपरग्लाइसेमिया। 4T मैंने आपको बताया ही है, ये आपने बता दिया। फिर आपने कहा इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर, फिर आपने कहा इट्स रिलेटेड टू इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो डिसफंक्शनिंग, ये इम्यूनल डिसऑर्डर है ये। तो अब सवाल ये पूछेगा कि ये बताओ बीटा सेल्स मरी क्यों, किसने मारा बीटा सेल्स को? इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो अब अपने को बनना पड़ेगा डिटेक्टिव। अब अपने को डिटेक्टिव बन के ढूंढना पड़ेगा बीटा सेल्स क्यों मारी ऐसे। जैसे एक पहले आता था सैम डिसिल्वा, चलो गोपी तहकीकात करें, मर्डर किसने किया है, तो बीटा सेल्स को मारा किसने, वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैंने लिखा भी है डिटेक्टिव सैम, ठीक है। अब इन सेल्स को जब सर्च करने निकले कि किसने मारा बीटा सेल्स को, तो आप पेशेंट के पेनक्रियाज में बैठे हो, पेनक्रियाज मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, वहां बैठे हो और बैठ के चेयर लगा के ऐसे देख रहे हो मरी हुई बीटा सेल को, यार तेरे को मारा किसने, हु किल्ड यू। तो अब इसको फाइंड आउट करने जब हम निकलेंगे तब अपने पास एक नई चीज निकल के आएगी कि जो क्रिमिनल है ना वो बैठा है क्रोमोसोम नंबर 6 पे। ये बातें नोट कर लेना, क्रोमोसोम नंबर 6 पे बैठा है क्रिमिनल। अब क्रोमोसोम नंबर 6 पे कोई क्रिमिनल बैठा है। ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो क्रिमिनल बैठा है, बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली एमएससी का कोई बैच पढ़ाते हैं हम, या नर्सिंग का पढ़ाते हैं, या फार्मा वालों का पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ये वाली चीज जो है इस लेवल पर आते ही एकदम ऐसे हो जाते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कि क्यों हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। ऐसे नहीं भैया, कंपटीशन की दुनिया में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कॉलेज में क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, पढ़ के जाओ जितना हो सके, भीड़ से एक कदम आगे। तो ध्यान से सुनना, बीटा सेल्स मर चुकी हैं, मरने का रीजन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रोमोसोम नंबर 6 को जब स्टडी किया, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं बिल्कुल, क्रोमोसोम जानते हो कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। ऐसे अगर मैं सिंगल इसकी बात करूं तो एक साइड बड़ा होगा एक साइड छोटा मिलेगा, पता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये है क्रोमोसोम नंबर 6।
गुणसूत्र नंबर 6। अब इस क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर जब हम गए तो इसके ऊपर जीन्स का एक कलेक्शन है। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, उसके ऊपर क्रोमोमियर, ठीक है, सुना होगा। फिर उसके ऊपर और अंदर जाते हैं तो जीन पता ना, जीन डीएनए जो होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है, जो एक फंक्शन करेगा, उसको बोलते हैं जीन। तो क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक जीन का कॉम्प्लेक्स है, जीन कॉम्प्लेक्स। जीन कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोल सकता हूं? जीन समूह। जीन समूह है। अब ये जो जीन कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये जीन कॉम्प्लेक्स जो है इसको बोलते हैं HLA। आप में से किसी की अगर डायबिटीज है और बैठे बैठे से दिमाग में आता है कि यार मेरे ही क्यों हुई ये बीमारी, तो याद रखना ये HLA है आपका दुश्मन। इस HLA ने करी है आपके परिवार के अंदर डायबिटीज अगर है तो। ये HLA क्या है? HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ब्लड में पता होगा, ठीक है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, है ना, फिर उसके बाद में थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारी साइट्स खूब सारी पड़ी होंगी। यहां हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? HLA। क्या ये सिर्फ उनमें होता है जिन लोगों के डायबिटीज होता है? नहीं, ये सब में है। मेरे भी क्रोमोसोम नंबर 6 पे मिलेगा ये। लेकिन ये करता क्या है? ये क्या है? ये एक्टिवेट जिसके अंदर हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स। ध्यान सुनना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स हुज फंक्शन इज व्हाट? ऑब्वियसली जीन है तो प्रोटीन्स बनाएगा। अब इसका काम क्या है? HLA का काम है ऐसे प्रोटीन्स बनाना जो हमारी सेल्स पे बैठेंगे जाके। कौन सी? बीटा सेल्स पे। और हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताते हैं इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। ये किसका काम है? HLA कॉम्प्लेक्स का। तो ध्यान सुनना, HLA क्या करता है? HLA यहां बता देता हूं मैं। HLA ये जीन्स का एक समूह है जो प्रोटीन बनाता है, एंड ये प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि क्या हु इज सेल्फ एंड हु इज नॉन सेल्फ। अब देखो, इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यूनिटी का काम क्या है? इम्यूनिटी का काम है बाहर से कोई भी अगर जर्म्स आ रहे हैं उनको मारना, कोई भी हमारी बॉडी की सेल नहीं है उसको मारना, हमारी बॉडी की मरी हुई सेल है उसको मारना। ये सारे काम किसके हैं? इम्यून सिस्टम के हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये HLA ये बता रहा है कि भाई इसको मारना है, इसको नहीं मारना। ये HLA का नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब यहां क्या दिक्कत हो रही है? ध्यान से सुनना, ये HLA एक्टिवेट हो गया किसी का। अब HLA में भी DR3, DR4, DR3-4 ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ध्यान सुनना, इसको ऐसे समझो, जो HLA मॉलिक्यूल है, HLA मॉलिक्यूल हमारी सेल्स का एक आई कार्ड है। समझो, HLA जो है वो हमारी सेल का एक आई कार्ड है। जैसे ही इम्यून सिस्टम आता है, हर सेल को चेक करता है इम्यून सिस्टम। दिखा, जैसे इम्यून सिस्टम सेल को मारने आता है, सेल आई कार्ड निकाल के दिखाती है HLA। अब स्पेशली T सेल्स जो होती हैं, सब जानते हैं T सेल्स जो होती हैं वो जो है उनका काम ही क्या है? कि मारना दुश्मन को। अब अगर तुम्हारे पास HLA फेवरेबल है तो वो तुम्हारी सेल को बचा लेगा। अब जो बेचारे शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनके डायबिटीज टाइप 1 होता है, उनमें क्या होता है? HLA DR3, HLA DR4, HLA DR3, HLA DR4। ये जो है ये थोड़ा अलग तरह का दिखता है। इसको ऐसे समझो, जो डायबिटीज का पेशेंट है उसके क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो HLA बैठा है वो HLA है DR3 या HLA DR4 या DR3 एंड DR4, और भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अब इनको देखते ही अब सेल आई, कौन सी सेल? T सेल्स। T सेल्स आई और आके चेक करने आई, हाँ भाई दिखाओ दिखाओ तुम बाहर के तो नहीं हो गया। अब T सेल्स कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पेनक्रियाज में पहुंची कैसे? तो आपको कहना है पेनक्रियाज में कई बार वायरस की वजह से भी चली जाती हैं, कई बार कुछ मेडिसिन की वजह से भी चली जाती है, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन होती है उनसे भी ये इग्नाइट हो जाता है, कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से भी ये हो जाता है। एनीवेज, आपके क्रोमोसोम नंबर 6 पर HLA बैठा है, सबके बैठा है। जिन लोगों के HLA DR3, DR4 या DR3-4 का कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया, उनके अंदर क्या होगा? जब इम्यून सेल्स आएंगी चेक करने, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, तो ये अलग तरह का दिखेगा। जैसे ये अलग तरह का आई कार्ड दिखेगा, वो गोली मारी, ढं, ये गोली मारी। जैसे गोली मारी, बीटा सेल मर गई। अब बीटा सेल कौन थी? बीटा सेल का काम क्या था? मैंने बताया, बीटा सेल का काम था वो चाबी बनाना, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है इंसुलिन।
तो इसका मतलब इस पेशेंट में अब इंसुलिन नहीं बनेगा। तो अब मुझसे कोई पूछे कि भी बताओ मैकेनिज्म क्या है, कैसे टाइप 1 डायबिटीज होता है, कैसे ये टाइप 1 डायबिटीज जो है वो टाइप 2 से डिफरेंट है, तो मैं बता सकता हूं ना आपको डिटेल्स के अंदर। अब मेरे से कोई ये भी पूछ ले कि भी बताओ HLA क्या होता है, तो मैं बता सकता हूं HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। इसका DR3 DR4 वेरिएंट या DR3 DR4 का कॉम्प्लेक्स वेरिएंट जो है वो बाकियों से थोड़ा अलग होता है। अब इस केस में एक और चीज निकल के आएगी। अब वो क्या चीज निकल के आएगी कि भाई ये जो वेरिएंट है आपके, ये वेरिएंट का रोल क्या है। अब आप कहोगे कि सर इनका रोल है कि टी सेल्स जो है हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं उनको ये फील करा देते हैं कि ये बीटा सेल बाहर की हैं, तो ये इनको मार डालती है। अब ऐसी कंडीशन जब आएगी कि भाई ये जब मार डालेगी तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन याद रखना कि ये जो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो HLA DR3 DR4 है, HLA DR3 DR4 ये क्या करता है, ये एक एंजाइम जो होता है उस एंजाइम के साथ जुड़ता है। वो एंजाइम क्या होता है, वो होता है GAD65, GAD65 याद रखना है, GAD65। तो ये उनके लिए जो लोग मेडिकल पैरामेडिकल पैरामेडिकल मेडिकल वाले तो खैर ये बेसिक्स जानते ही हैं बड़े अच्छे से। तो GAD65 जो होता है उसका ये एंजाइम जो होता है ये बीटा सेल्स में मिलता है, ये तो इसके साथ ये जुड़ता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि रोल ऑफ GAD65, तो बोल देना कि इंसुलिन जो है उसका प्रिकर्सर होता है। फिर मैंने ये भी बताया कि एनवायरमेंटल जो है वो भी फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो आदमी, अब देखो ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है, एक तो आ गया GAD65 की बात कर ली, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे काम करेंगे। तो देखो दो आदमी हैं, दोनों आदमियों के अंदर हो सकता है HLA जो है वो DR3 DR4 हो, बट ट्रिगर होना जरूरी है। ट्रिगर होने का मतलब वो एक्टिवेट होना जरूरी है। तो ज्यादातर क्या होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा एनवायरमेंटल ट्रिगर जरूर होता है जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री जो है उसको इनिशिएट करता है। तो ऐसा जब भी कभी होगा तो उस केस में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे एक वायरस है, ठीक है, वो वायरस जो है अगर वो आ गया तो ऐसा माना जाता है कि उस वायरस से भी आदमी के अंदर ये हो सकता है, जैसे एंटेरो वायरस, ठीक है, कई बार कॉक्सा वायरस जो होता है, कॉक्सा की वायरस जो है उनसे भी हो जाता है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे एग्जांपल कॉक्सा की वायरस या फिर एंटेरो वायरस, इनकी वजह से भी क्या होता है, ये HLA कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो वायरस होते हैं इनसे कैसे एक्टिवेट हो जाता है, तो वायरस जानते हो कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन का कैप्सूल होता है। तो वायरस को अगर मैं देखूं तो वायरस इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का वायरस है। अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका प्रोटीन शीट है, ठीक है, कैप्सिड जिसको बोलते हैं। अब इसका प्रोटीन कैप्सूल है ये। अब ये जो प्रोटीन कैप्सूल है, इस प्रोटीन कैप्सूल जो है इसके अंदर सब जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो इसके जो अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं उन सीक्वेंस के अंदर जो है GAD65 जैसा सीक्वेंस मिलेगा। तो इसका वायरस जो होते हैं इनमें मैं ये बोल सकता हूं कि इनका जो प्रोटीन होता है, इनके प्रोटीन में जो GAD65 है उसके जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर मिलता है तो जब ये आपकी पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर जाएगा, बीटा सेल्स से जुड़ेगा, तो बीटा सेल्स में जाते ही क्या होगा, सेल्स की मिमिक्री शुरू होगी और जो सेल्स हैं वो भी क्या करेंगी, वो भी GAD65 जो है उसको बनाएंगी। अब GAD65 जो है, GAD65 वाला प्रोटीन जैसे ही दिखेगा, अब देखो टी सेल्स आ रही हैं, ये कौन है कि मैं टी सेल हूं, ठीक है, कि तेरा काम क्या है, टी सेल अंदर आई आदमी के। अब टी सेल पेनक्रियाज में घुसी, अब टी सेल सारी सेल्स को चेक कर रही हैं। अब टी सेल्स को यह पता है कि जो GAD65 है वो वायरस के पास है, वो हमारा नहीं है। अब हुआ क्या, इस GAD65 को देख के इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स ने भी GAD65 बना लिया। तो जैसे टी सेल्स को दिखेगा, टी सेल कहेगी मारो इसको, मार दो, क्यों कि ये वायरस जैसी दिख रही है। तो बॉडी की सेल्स को बॉडी की ही सेल्स ने मारना शुरू कर दिया। अब जब बॉडी की ही सेल्स को बॉडी की सेल्स ने मारना शुरू कर दिया, यानी कि उनको ऐसे लगा कि हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो बीटा सेल्स हमारी नहीं है, वो वायरस सेल्स हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि पहला स्टेज जो था वो था HLA, दूसरा था HLA का एक्टिवेट होना, और तीसरा स्टेज अब जो आएगा, तीसरा स्टेज आएगा कि साहब अब जो पेशेंट है उस पेशेंट के साथ इंसुलाइटिस स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलाइटिस का मतलब अब क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि जो HLA है उसका DR3 या DR4
या 3-4 का कॉम्प्लेक्स जो है वो होना, नंबर 1। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ट्रिगरिंग होना। किसकी ट्रिगरिंग? ट्रिगरिंग ऑफ HLA फैक्टर, DR3, DR4 या कोई और हो, उसकी ट्रिगरिंग हो गई। और जब ट्रिगरिंग हो गई तो ट्रिगरिंग में मैंने बताया था कि यहां पे सेल्स की मिमिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेल मिमिक्री का मतलब क्या है कि अब GAD65 बनेगा, जो एक्चुअल में मैंने बताया वायरसेस के अंदर होता है। ठीक है, तो अब जब बॉडी की टी सेल्स, इसी स्टेप में स्टार्ट हो गया कि जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स अटैक कर देंगी बीटा सेल्स के ऊपर। अब बीटा सेल्स मरनी शुरू हो गई। जैसे ही बीटा सेल्स मरनी शुरू हो गई तो क्या होगा? उस टाइम स्टेप 3 आएगा। इसका नाम बता दोगे, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। दुनिया से 1 कदम आगे जाओगे ये बता दोगे तो। क्या बोलना है कि साहब थर्ड स्टेप होगा इंसुलाइटिस। इंसुलाइटिस क्या है? इंसुलाइटिस ये कहना है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये बात याद रखना, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इंसुलाइटिस का मतलब है कि पेशेंट के पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया टी सेल्स ने। अब हर रोज टी सेल्स जो हैं वो मारे जा रही हैं बीटा सेल्स को। अब बीटा सेल्स जब मर रही हैं तो बीटा सेल जब मर गई तो पेशेंट के अंदर क्या नहीं बनेगा? पेशेंट में इंसुलिन नहीं बनेगा। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो पेशेंट किस स्टेज में चला जाएगा? पेशेंट चला जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज में। जब हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज में चला जाएगा तो पेशेंट में आएंगे टी। मैंने बताया था ये सारे के सारे फैक्टर उसके अंदर आ जाएंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक तरह का यू कैन से इम्यूनल अटैक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो इंसुलिन है उससे पहले जो प्रो इंसुलिन बनता है, सबको पता है कि ठीक है प्रो इंसुलिन बनता है या प्रायो इंसुलिन बनता है, उसको ही ये तोड़ डालते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब पेशेंट जो है उसके अंदर एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं ये एंटीजन्स के पास जाते हैं, फिर इनको घसीट के लिम्फ नोड के अंदर ले जाते हैं और उसको मार डालते हैं। इस कंडीशन में एक बात और याद रखना कि टी सेल के अंदर आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी टी सेल है, तो उस टाइम बोल देना हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वो एंटीजन को आइडेंटिटी करती हैं और उसके बाद में एंटीजन को पहचानती हैं, फिर साइटोकाइनिन छोड़ती हैं। और साइटोकाइनिन जो है आपको भी पता होगा कि साइटोटॉक्सिक होते हैं, तो साइटोटॉक्सिक जो है वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उस टाइम पे जो है CD8+ वाली जो सेल्स होती हैं वो आ जाती हैं, जिनको CTL भी कहते हैं। ठीक है, CTL जो है सब जानते हैं, CD8+ वाले जो है ये बॉडी के क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है इसके अंदर ये बन नहीं रहा है, तो अब एकमात्र इलाज इसका क्या है? तो उस टाइम एक चीज और बता देना कि अब इस आदमी को साहब लाइफ टाइम, ठीक है, और ऑलमोस्ट डेली क्या लेना पड़ेगा? इसको इंसुलिन का शॉट लेना पड़ेगा। इंसुलिन शॉट जो है इसको लेना पड़ेगा, इसी से इसकी लाइफ चलेगी। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स जो पता होने चाहिए। होपफुली समझ आया होगा। अच्छा लगे कमेंट्स में बताया करो, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लिया करो। और जैसा मैंने बताया था कि ट्रेन योर ब्रेन टू बी अटेंटिव, ट्रेन योर ब्रेन टू बी पेशेंट, ट्रेन योर ब्रेन टू बी लाइक, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है उसको इंक्रीज करो। तो ऐसे नहीं है स्किप कर दिया, ये कर दिया, वो कर नहीं, ध्यान से सुना करो चीज़ को, है ना। थैंक यू।